हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 12 के जीव विज्ञान का अध्याय 3 पढ़ेंगे। इसका नाम है मानव जनन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो इसमें हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना है उसको हम लोग पहले समझते हैं क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। पहला जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वो है पुरुष जनन तंत्र, दूसरा है स्त्री जनन तंत्र, तीसरा युग्मक जनन, चौथा है आर्तव चक्र, पांचवा है निषेचन व अंतररोपण, छठवां है सगर्भता तथा भ्रूणी परिवर्धन और सातवां है प्रसव तथा एवं दुग्ध श्रवण। तो ये टॉपिक हम लोगों को पढ़ने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर मानव की बात करें हम लोग कि मानव कैसा प्राणी है लैंगिक दृष्टि से, तो मानव लैंगिक रूप से जनन करने वाला और सजीव प्रजक या जरायुज प्राणी है। सजीव प्रजक का मतलब क्या होता है कि ऐसा प्राणी है जिसमें जो बच्चे का विकास होता है वो मादा के शरीर के अंदर होता है, और जो शिशु जन्म लेता है वो पूर्ण रूप से दिखने में एक वयस्क के समान होता है, केवल आकार में छोटा होता है। तो उस ऐसे जीवों को हम लोग कहते हैं सजीव प्रजक। दूसरे जीव होते हैं अंड प्रजक, जो जिनमें जो है बच्चों का जो विकास होता है वो शरीर से बाहर होता है, वो अंडे के रूप में बाहर निकलते हैं और उसी अंडे में बच्चे का विकास होता है, तो उनको कहते हैं अंड प्रजक। ठीक। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि मानव जनन में जब मानव एक लैंगिक प्रजनन करने वाला प्राणी है, तो लैंगिक जनन जब होता है तो कौन कौन सी घटनाएं घटती है। यहाँ पे जितनी भी घटनाएं हम लोग पढ़ेंगे वो सभी क्रमबद्ध तरीके से घटती हैं, यानी पहले के बाद ही दूसरा घटेगा और दूसरे के बाद ही अगला जो घटना है वो घटेगी, राइट। तो पहली जो घटना है वो है युग्मकों का निर्माण, यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जीव विज्ञान की भाषा में कहते हैं युग्मक जनन। दूसरी घटना है स्त्री जनन पथ में, स्त्री जनन पथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण, शुक्राणुओं का स्थानांतरण, जिसको हम लोग जीव विज्ञान की भाषा में वीर सेचन कहते हैं, वीर सेचन, राइट। तीसरी जो घटना है वो है पुरुष तथा स्त्री के युग्मकों का संलयन, पुरुष तथा स्त्री के युग्मकों का संलयन को हम विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, निषेचन। ठीक। निषेचन के बाद जो चौथी घटना है वो है युग्मनज का निर्माण। क्या है? युग्मनज का निर्माण, राइट। पांचवी जो घटना है वो है पूरक पुटी की रचना, पूरक पुटी की रचना व परिवर्धन और और इसका पूरक पुटी का गर्भाशय की दीवार से चिपक जाना, चिपक जाना, जिसको हम लोग जीव विज्ञान में कहते हैं अंतर रोपण। क्या कहते हैं? अंतर रोपण, या अंग्रेजी में इसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। छठवीं जो घटना, अगली घटना है वो है भ्रूणी परिवर्धन। क्या है? भ्रूणी परिवर्धन, जिसको कहते हैं गर्भावधि। सातवीं जो घटना है वो है शिशु का जन्म, शिशु का जन्म,
तो हम लोग कहते हैं, विज्ञान की भाषा में कहते हैं प्रसव। ठीक, तो ये जो घटना है ये मानव जन्म के दौरान घटती हैं, एक क्रमबद्ध रूप से घटती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगला जो मेन टॉपिक, ये इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद स्टार्ट करते हैं पुरुष जनन तंत्र। ठीक है, तो मानव का जो पुरुष पुरुष जनन तंत्र है वो स्थिर होता है किस क्षेत्र में? भ्रूण क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? भ्रूण क्षेत्र में स्थित होता है। भ्रूण क्षेत्र समांतर कमर के नीचे वाले भाग को, जहाँ पे श्रोणि मेखला, जो एक कमर की हड्डी है, इसको श्रोणि मेखला कहते हैं। और इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उसको हम लोग कहते हैं भ्रूण क्षेत्र। जो पुरुष का जनन तंत्र है वो भ्रूण क्षेत्र में ही व्यवस्थित होता है। और पुरुष जनन तंत्र के अंतर्गत जो संरचनाएं हैं में से पहला है एक जोड़ा वृषण। एक जोड़ा वृषण। दूसरी जो संरचना है वो है सहायक नलिकाएं। सहायक सहायक नलिकाएं। तीसरी जो संरचना है वो है सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियां। चौथी जो संरचना है वो है बाह्य जननेंद्रिय। बाह्य जननेंद्रिय। तो ये चार संरचनाएं मिल करके पुरुष जनन तंत्र का निर्माण करती हैं। यहाँ पे आप फिगर दिख रहे होंगे, ये मानव जनन तंत्र का और साइड व्यू है, यानी पार्श्व दृश्य है। उसमें आप लोग देख सकते हैं ये जो क्या है, ये है वृषण है। ठीक है, फिर ये सहायक नलिकाएं हैं। ये है सहायक नलिका। सहायक ग्रंथियां, तो जैसे ये ग्रंथि जो है ये वाली और ये वाली, ये दोनों हैं सहायक ग्रंथियां हैं। यहाँ है। और बाह्य जननेंद्रिय में ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये आता है बाह्य जननेंद्रिय में। राइट, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक एक को पढ़ना। पहले वृषण के बारे में पढ़ते हैं। हो गया वृषण। अब वृषण में जानते हैं कि ये वृषण जो होता है ये शरीर में, ठीक है, शरीर में जो होता है वो उदर गुहा, उदर, ये वाला जो पार्ट है, ये अंदर जो पार्ट है इसको कहते हैं उदर गुहा। और इसके बाहर स्थित होता है एक थैली। ये थैली है, ठीक, इसमें स्थित होता है कितना, थैली में स्थित होता है। और ये जो थैली है इसको क्या कहते हैं हम लोग? वो कहते हैं वृषण कोश। का क्या कहते हैं? वृषण कोश। ठीक, वृषण कोश कहते हैं। और ये शरीर से बाहर इसलिए होता है ताकि इसका जो तापमान है, वृषणों का जो तापमान है, वो शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो रखा है। राइट, ये शुक्राणुओं की निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थितियां यही है। इन्हीं परिस्थितियों में शुक्राणुओं का निर्माण सही तरीके से होता है। और अगर जो तापमान है, शरीर के तापमान जो 37 डिग्री होता है, अगर उसके आसपास मतलब तापमान अगर इसका हुआ तो इसमें शुक्राणुओं का निर्माण जो है वो सही तरीके से नहीं होता है। अब हम लोग एक एक वृषण की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। ये जो दो होते हैं, एक उस तरफ और एक इस तरफ, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वृषण। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वृषण कितने हैं, दो यहाँ पे दिख रहा है ना, एक इधर और एक इधर। राइट, एक ये वाला और एक ये वाला। तो वृषण जो होती है, वृषण का जो आकृति होती है वो अंडाकार होती है। किस तरह की होती है? आकृति अंडाकार आकृति का होता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये वृषण है। राइट, तो ये
अ, अंडाकार इसकी आकृति होती है और इसको प्रत्येक जो विषण होती है इसकी लंबाई जो है लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। 4 से 5 सेंटीमीटर लंबाई इसकी होती है और 2 से यानी इधर से लेकर यहाँ तक लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर 2 से 3 सेंटीमीटर की चौड़ाई होती है, राइट। अब प्रत्येक वृषण में अगर इसको हम लोग देखें नीचे मतलब इसको और बड़ा करके हम लोग देखें यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह का से दिखाई देता है एक विषण। और इस विषण में हम लोग देख सकते हैं कि ये क्या बने हुए हैं, खाने खाने बने हुए, ये समझ, राइट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वृषण पाली कहते हैं। क्या कहते हैं, वृषण पाली। तो प्रत्येक वृषण में लगभग 250 इस तरह के वृषण पालिका होती हैं, वृषण पाली होती हैं। और प्रत्येक पाली में प्रत्येक वृषण पाली में प्रत्येक वृषण जो पाली यहाँ पे दिख रहा है इसमें अत्यधिक कुंडलित, अति कुंडलित, बहुत ज्यादा ऐसे करके, कुंडलित का मतलब होता है ऐसे ऐसे करके, हाँ उधर बहुत अत्यधिक कुंडलित 2 से 3, 1 से 3 सॉरी 1 से 3 शुक्रजन नलिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, शुक्रजनक नलिकाएं होती, ठीक है। और इन्हीं जनक नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। इन्हीं के अंदर क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है, राइट। तो अगर हम प्रत्येक जन, ये जो शुक्रजन नलिका है इसको अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि इसमें कुछ इस तरह की संरचनाएं हम लोग को दिखाई देंगी। ये प्रत्येक जो है ये अ, एक विषण पालिका के प्रत्येक जो शुक्रजन नलिका है ये 2 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। यहाँ पे हम लोग नीचे देख सकते हैं 2 प्रकार की इसमें कोशिकाएं होती हैं, ठीक। तो विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। पहली जो कोशिका इसमें पाई जाती है वो होती है नरजर्म कोशिका। क्या होती है, नरजर्म कोशिकाएं होती हैं। दूसरी कोशिकाएं होती हैं सर्टोली कोशिकाएं। कौन सी, सर्टोली कोशिकाएं। तो नरजर्म कोशिकाएं हैं, इनसे किनका निर्माण होता है, प्राणियों का। और ये जो सर्टोली कोशिकाएं हैं ये क्या करती हैं, विकसित शुक्राणुओं को पोषण देने का कार्य करती हैं। क्या देने का काम करती हैं, पोषण देने का काम करती हैं, ठीक। नरजर में जो कोशिकाएं होती हैं इनमें क्या हो जाता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जैसे क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। आप लोग जानते हैं ये ऐसा विभाजन होता है जिसमें कुछ सूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, ठीक। शुक्रजन नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र जो है, ये शुक्रजन नलिका होंगी ना ये वाली, इतनी सारी शुक्रजन नलिकाएं हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसकी इस बाहरी जो एरिया है इसमें, ठीक है, बाहरी एरिया को अंतराकाशी अवकाश कहते हैं, अंतराली अवकाश कहते हैं, अंतराली
अवकाश कहते हैं। और ये अंतराली कोशिकाओं में, ये जो अंतराली अवकाश है, इसमें छोटी छोटी रुधिर वाहिनियां होती हैं। और अंतराली कोशिकाएं या फिर जिन्हें लीडिक कोशिकाएं कहते हैं, लीडिक कोशिकाएं कहते हैं, ये पाई जाती। अब लीडिक कोशिकाएं क्या करती हैं? लीडिक कोशिकाएं हार्मोन संश्लेषित और स्रावित करती हैं हार्मोन संश्लेषित और स्रावित करती हैं, जो शुक्राणुओं के निर्माण अथवा नरजनन लक्षण को प्रदर्शित करने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट बात आ जाती है हमारी, ये बात हो गई विषणु की, दूसरी है सहायक नलिकाएं। तो सहायक नलिकाओं में क्या है? तो पुरुष लिंग, इसमें जो सहायक नलिकाओं के अंतर्गत क्या है? विषण जालिकाएं हैं। पहली जो नलिका है वो है विषण जालिकाएं। दूसरी जो सहायक नलिका है वो है शुक्रवाहिकाएं। शुक्रवाहिका। और तीसरी जो नली है, और तीसरी जो है, तीसरी अधिवृषण है, अधिवृषण। चौथा जो है वो है शुक्रवाहक। शुक्रवाहक। ठीक है, तो ये चार तरह की सहायक नलिकाएं हैं। तो इन चारों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो विषण की शुक्रजन नलिकाएं जो होती हैं, शुक्रजनक नलिकाएं, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं नीचे करके। ये हमारा वृषण। तो वृषण में क्या है कि ये देखिए आप लोग, जैसे ये छोटी छोटी नलिकाएं हैं जो यहाँ से निकल रही हैं, ये जो है ये शुक्रजन नलिकाएं, जो जिसमें शुक्राणु बनते हैं, वो नलिकाएं हैं। और शुक्रजन नलिकाएं, ये यहाँ जिसमें शुक्राणु बनते हैं, ये वाली नलिकाएं हैं। ठीक है, ये नलिकाएं क्या होती हैं? यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये पतली, यहाँ पे ये बीच में नीली आकार का है। ये नलिकाओं, ये खुलती हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो है ये है शुक्रवाहिका। शुक्र, जिनमें ये यहाँ से शुक्रजन नलिकाओं से ये जो शुक्राणु है शुक्रवाहिका में जाते हैं। और ये शुक्रवाहिका विषण से चलकर अधिविषण, ये विषण है। और यहाँ पे ऊपर अगर हम, तो ये अधिविषण, अधिवृषण, ये पार्ट अधिविषण है। ठीक है, तो ये शुक्रवाहिकाएं शुक्राणु को लेकर अधिविषण में जाती हैं। और ये जो हमारा अधिविषण है, ये पुनः जो है एक जुड़ करके एक बड़ा सा शुक्रवाहक बनाता है, जो आप लोग इसको देख रहे हैं, ये है वाहक। जो ये ऊपर की ओर जाती है, मूत्राशय के आप लोग ऊपर है। तो यहाँ देख सकते हैं ये वाली संरचना जो हमारी अधिभीषण थी, ये अधिभीषण आती है शुक्रवाहक में। और ये मूत्राशय, ये हमारा मूत्राशय है। इसके ऊपर से होता हुआ, देखिए आप लोग, इसके ऊपर से होता हुआ, ठीक है, यहाँ पे ये रसखलनी वाहिनी में खुलता है। ये हमारी रसखलनी में खुलता है। और रसखलनी वाहिनी, जितनी भी नलिकाएं हैं, ये सभी वृषण से शुक्राणुओं को प्राप्त करती हैं वृषण से। और उनका भंडारण और मूत्र मार्ग से ये ऐसे करके आता है, और ऐसे करके ये मूत्र
ऐसे करके बाहर निकले। तो ये है नलिकाओं का आकार। अब यहाँ पे जो मूत्र मार्ग है, मूत्र मार्ग ये है, ये यहाँ से ऐसे करके ये हमारा ऐसे करके ये से, मूत्र मार्ग जो है मूत्राशय से निकलकर और सिसन के माध्यम से, ये सिसन है, यहाँ से गुजरता हुआ जो है, ठीक है, बाहर की ओर एक छिद्र के रूप में खुलता है। और इस छिद्र को क्या कहते हैं? मूत्राशय कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये निकल जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं सहायक ग्रंथियों के बारे में। सहायक ग्रंथियों में पाठ है सहायक ग्रंथियां। तो सहायक ग्रंथियों में हमारा है एक जोड़ा है, एक जो राइट। इसके बाद हमारा एक पुरुषस्थ, पुरस्थ और एक जोड़ा बल्बोयुरेथ्रल ग्रंथि। एक का को ये तीनों पुरुष जनन तंत्र की सहायक ग्रंथियां हैं। ठीक, हम लोग एक एक के बारे में देख लेते हैं कि कहाँ। ये जो बड़ा सा पार्ट आप ये है दस्त ग्रंथि। इसके जस्ट नीचे ये जो छोटे छोटे आपको पार्ट दिख रहे हैं बल्बोयुरेथ्रल ग्रंथि, जिनकी संख्या दो है, एक इधर और एक इधर, राइट। और अगला जो इसके मतलब एक जोड़ा शुक्राशय जो है, शुक्राशय आप लोग देख सकते हैं, ये वाले पार्ट को कहते हैं, ये वाले पार्ट को, ये वाला जो हमारा ये है शुक्राशय, तो इधर भी है ये, ठीक है। तो एक जोड़ी है, ठीक। तो ये तीनों ग्रंथियां होती हैं। अब इन तीन ग्रंथियों का कार्य क्या है? तो इन तीनों ग्रंथियों जो है, जो शुक्राणु है, जब इस नलिका से चलता हुआ आता है तो ये अपना जो ये द्रव निकालती है वो जो है शुक्रिय प्लाज्मा का निर्माण करता है। और इसमें क्या क्या होते हैं? फ्रैक्टोज होता है, कैल्शियम होता है और कुछ एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। और जो बल्बो ये वाली हमारी ग्रंथि है जिसको कहते हैं बल्बोयुरेथ्रल ग्रंथि या बल्बोयुरेथ्रल ग्रंथि, तो ये ग्रंथि क्या करती है? तब मैथुन के समय ये सिसन में स्नेहक लुम्ब्रिकेट प्रदान करने में सहायक होती है। लिक्विड पार्ट जैसे कुछ निकालते हैं जिससे ये जो है थोड़ा चिकना हो जाता है, राइट। तो ये तीनों ग्रंथियों के कार्य हैं। अब बाह्य ज्ञानेंद्रियों में अगर हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट है हमारा बाह्य ज्ञानेंद्रिय। तो बाह्य ज्ञानेंद्रिय में ये वाला जितना पार्ट है, ये वाला, ये हमारा, इसको हम लोग कहते हैं कृष्ण। क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं। इस वाले पार्ट को कृष्ण है। और यही बाह्य ज्ञानेंद्रिय है। इसमें विशेष प्रकार के ऊतकों से मिलकर इसका निर्माण हुआ रहता है। और ये जो जो इसमें ऊतक होते हैं, वही ऊतक इस शिश्न के उत्कर्षण, उद्घर्षण या उठान जिसको कहते हैं, उसको सहायता प्रदान कर वीर्य सेचन को सुगम बनाने का कार्य करते हैं। सेशन का जो अंतिम ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ठीक है, वो कहते हैं सेशन मुंड, शिश्न मुंड कहते हैं, ठीक। शिश्न मुंड कहते हैं। तो शिश्न का सबसे बाहरी अंतिम वर्धित जो ये थोड़ा सा बड़ा वाला पार्ट है, इसको कहते हैं सेशन मुंड। और एक ढीली त्वचा से ढका होता है, ऊपर से इसके एक स्क्रीन लगी होती है जिसको कहते हैं अग्रछद। क्या उनको कहते हैं? अग्र
पद कहते हैं। तो ये हमारा है पूरा नर जनन तंत्र। ठीक, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं मादा जनन तंत्र या स्त्री जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसको इंग्लिश में कहते हैं। इसके अंतर्गत जो संरचनाएं हैं, नंबर 1 है एक जोड़ा अंडाशय, एक जोड़ा अंडाशय, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये और ये दोनों क्या है, ये दोनों दूसरा है एक जोड़ा अंडवाहिनी, एक जोड़ा अंडवाहिनी, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, अंडवाहिनी। एक तो एक जोड़ी एक इधर और एक इधर, और फिर है एक गर्भाशय, ये वाला जो पार्ट हमारा है ये वाला, ठीक, ये है हमारा गर्भाशय। तो तीसरा है एक, तो ये तीनों वे भाग हैं जो में जो अगला पार्ट है वो है गर्भाशय ग्रीवा, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, ये है ग्रीवा, जिसके द्वारा ये जो गर्भाशय है ये बाहर की तरफ खुलता है, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला आगे का जो पार्ट होता है उसको ठीक, ये वाला पार्ट, इसके बाहर होती है पाजनेन्द्रिय, ठीक है। तो इसमें हम लोग ले लेते हैं अगला जो चौथा जो इसका है वो है एक गर्भाशय, एक पांचवा जो पार्ट है हम लोग का वो है एक, लोग संरचना में देख सकते हैं वहाँ है पाजननी, ठीक। तो ये इतनी संरचनाएं हैं जो मिलकर के स्त्री जनन तंत्र का निर्माण करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो ये अलग पार्ट है जो जनन से संबंधित है वो है एक जोड़ा स्तन, ठीक। तो ये सभी मिलकर के मादा जनन तंत्र का निर्माण करते हैं या स्त्री जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। पहले बात आती है अंडाशय की। तो ये जो अंडाशय है स्त्री का, ठीक है, स्त्री का प्राथमिक लैंगिक अंग है, प्राथमिक लैंगिक, ठीक। तो में क्या निर्माण होते हैं, अंडाणु, ठीक है, जिसमें क्या क्या निर्माण होते हैं, अंडाणु निर्माण होते हैं, अंडाणु, और कई हार्मोन हैं जो से स्रावित होते हैं, ठीक है। ये उदर का जो निचला पार्ट है उसमें निचले भाग के दोनों ओर एक एक होता है, उधर मतलब पेट के जो निचला पार्ट है उसमें दोनों एक एक होता है, और इसमें प्रत्येक जो ये अंडाशय है इसकी जो लंबाई होती है यहाँ तक लेकर वो होती है कुछ 2 से 4 सेंटीमीटर की, ये हो गई, 2 से 4 सेंटीमीटर की क्या होती है, लंबाई होती है। और यह जो हमारा ये अंडाशय है ये जो श्रोणी भित्ति है, ठीक है, श्रोणी भित्ति यानी जो ये कमर वाला जो स्किन है, त्वचा है, पार्ट है, भित्ति है जो खाली जगह है, ये जो है स्नायुओं द्वारा जुड़ी होती है, ठीक।
जो प्रत्येक अंडाशय, अगर अंडाशय की संरचना हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो जो प्रत्येक अंडाशय है, ठीक है, प्रत्येक अंडाशय, एक प्रत्येक अंडाशय, एक अंडाशय जो होता है, एक पतली उपकला ऊतक, ये जो सफेद सफेद आप लोग देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ये एक पतली उपकला ऊतक है, जिससे ये ढकी रहती है, पतली उपकला ऊतक से ढकी होती है। और ये जो उपकला ऊतक है, ये अंडाशय के जो अंडाशय पेटिका है, ओरियल स्ट्रोमा जिसको कहते हैं, अंदर वाले पार्ट को उससे जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये पीठिका है, जो इसके अंदर वाले पार्ट हैं वो दो दो इसमें होते हैं, दो पार्ट होते हैं। पहला तो ये पेरिफेरल कार्टेक्स हो गया, इधर वाला पार्ट, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में पर्दीय वलकुट, और एक आंतरिक मध्यांश हो गया, यहाँ वाले भाग को कहते हैं आंतरिक मध्यांश। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्या, अंडवाहिनी। क्या हम लोग पढ़ते हैं, अंडवाहिनी, यानी इसके बारे में और इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं अंडवाहिनी, ठीक है, अंडवाहिनी। तो अंडवाहिनी है, या इसको कभी कभी डिम्ब वाहिनी भी कहा जाता है, और अंग्रेजी में इसी को कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, राइट। तो ये गर्भाशय है, ये वाला पार्ट गर्भाशय, और ये योनि, ये मिल करके ये स्त्री जनन तंत्र का या सहायक नलिकाएं बनाती हैं, जिससे कि अंडाणु या इधर से जो शुक्राणु जो है वो इसमें प्रवेश कर सके और उसका जो है संलयन हो सके। प्रत्येक जो डिंबवाहिनी नली है, उसकी जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई है, ठीक है, और लंबाई वो होती है कुछ 10 से 12 सेंटीमीटर, ठीक है। जो प्रत्येक अंडाशय के परिधि से चलकर, परिधि मतलब ये आप लोग देख रहे हैं ये ऐसे करके घेरी हुई है, यहाँ से चल करके कहाँ तक जाती है, गर्भाशय तक जाती है, ये हमारा है गर्भाशय, वहाँ तक जाती है, ठीक है। अंडाशय के पास जो ये हमारी अंडवाहिनी है, इसका जो शेप होता है वो कुछ कीप के आकार का हो जाता है, ऐसे करके कीप के आकार का। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ऐसे फैली हुई है, यहाँ पे बीच में गैप है, ठीक है। तो इस हिस्से को क्या कहते हैं, कीपक कहते हैं। क्या कहते हैं, कीपक कहते हैं, या अंग्रेजी में इसे इनफंडीबुलम कहते हैं, इनफंडीबुलम, ठीक है। अब इसके आप देख रहे हैं यहाँ सूसे छोटे प्रवर्ध निकले हैं, तो इनको हम लोग कहते हैं झालर। क्या कहते हैं, झालर, या अंग्रेजी में इसको कहते हैं फिम्बरी। क्या कहते हैं, फिम्बरी कहते हैं, ठीक, राइट, फिम्बरी हो गया। और ये क्या करती हैं, फिम्बरियों का क्या काम है कि जब यहाँ से अंडाशय से कोई अंड निकलता है, ठीक है, तो उस अंडाणु को संग्रह करने का या पकड़ने का कार्य ये हालर करते हैं, या फैले होते हैं, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फैला हुआ है, जब कोई अंडे यहाँ से निकलता है तो उसको संग्रहित करके इस नलिका में प्रवेश करवा देती हैं, ठीक है। कीपक, ये जो अभी पार्ट आप देख रहे हैं कीपक, ये आगे चलकर अंडवाहिनी के, ठीक है, अंडवाहिनी का ये जो ये वाला पार्ट, या यहाँ पे हम लोग कहें तो ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं हम लोग तुम्बिका कहते हैं। क्या कहते हैं, तुम्बिका, इसमें खुलती है, और ये अंडवाहिनी का जो लास्ट वाला पार्ट है ये पतला सा एकदम, ठीक है, इसको कहते हैं संकीर्ण पथ, संकीर्ण पथ कहते हैं इस लास्ट वाले पार्ट को। और इसमें एक संकरी, एक पतली सी नालिका होती है जिसको संकरी अवकाश का कहते हैं, और ये क्या करती है, इसको गर्भाशय से
तोड़ने का काम करते हैं। ये संकरी और काशिका, ये गर्भाशय से अंडवाहिनी को तोड़ने का कार्य करती है। राइट। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है गर्भाशय। ये वाला जितना पार्ट हमको दिख रहा है, ये है क्या? गर्भाशय। क्या है? गर्भाशय है। और इसे बच्चादानी भी कहा जाता है। और इसकी जो, अगर आप लोग शेप देख रहे हो तो ये देख सकते हैं आप लोग कि ये जैसे लग रहा है कि उल्टी नाशपाती के लगभग लगभग समान जो है दिख रहा है। ठीक है। ये जो होता है, ये श्रोणिभित्ति से स्नायुओं द्वारा जुड़ा होता है। श्रोणिभित्ति मतलब जो कमर के नीचे की जो खाली स्पेस है वहाँ पे स्नायु द्वारा जुड़ी होती है। स्नायु क्या होते हैं? ये एक तरह के संयोजी ऊतक हैं जो एक आर्गन को दूसरे आर्गन से तोड़ने का काम करते हैं। अभी हमारी गर्भाशय जो है, यहाँ पे आप लोग दिख रहे हैं, यहाँ पे पतली हो जाती है आगे चल के, तो हम लोग क्या कहते हैं? गर्भाशयी ग्रीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भाशयी ग्रीवा कहते हैं। और इसी के द्वारा ये कहाँ खुलती है? योनि में खुलती है। कहाँ में खुलती है? योनि में खुलती है। और ये योनि के साथ मिल करके पूरी तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जन्म नाल का निर्माण करती है। इसका जन्म नाल का निर्माण करती है। अब ये गर्भाशय की जो भित्ति है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पहली भित्ति दिख रही है, दूसरी भित्ति, तीसरी भित्ति। तो ये गर्भाशय कितनी भित्तियों से मिलकर बना होता है? 3 ये होती हैं इसकी। ठीक है। पहली है बाहरी भित्ति, बाहरी, मध्य और आंतरिक। ठीक है। तो जो सबसे बाहरी जो भित्ति ऊपर से जो आप लोग को दिख रही है, ये वाली भित्ति, ये वाली, ये बाहरी भित्ति है। ये, इसको हम लोग कहते हैं परिगर्भाशय। यानी 3 स्तरों से मिलकर बनी है ना, तो पहली वाली ये जो भित्ति है इसको कहते हैं परिगर्भाशय। परिगर्भाशय। बीच में यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो ये रेड रेड सा इतना दिखा रहा है आपको, ये है गर्भाशय। बीसी स्तर। क्या है ये? गर्भाशय बीसी स्तर। और जो ये लास्ट वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये हमारा गर्भाशय स्तर। क्या है? स्तर। समझ में आई? इसको को पेरीमेट्रियम, को मायोमेट्रियम, और इसको कहते हैं इंडोमेट्रियम भी कहते हैं। ठीक है। तो जब अभी हम लोग आप पढ़ेंगे आर्थोचक्र, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे तो आर्थोचक्र में क्या होता है कि यही जो गर्भाशय की आंतरिक जो भित्ति होती है, यही जो है कट कट के, हाँ, परिवर्तन होते हैं। तो ये यहीं से ये गिरती है। और ये जो मिडिल वाली है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं परिगर्भाशय, ये जब प्रसव होता है तो उस समय बहुत तेजी से ये संकुचित करती है, जिससे बच्चा जो आसानी से बाहर निकल सके। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बाह्य जननेंद्रिय। तो बाह्य जननेंद्रिय में है ये सबसे पहला जो पार्ट है वो है जघन। जघन सेल है। दूसरा जो पार्ट है वो है बृहद भगोष्ठ। तीसरा जो पार्ट है वो है लघु भगोष्ठ। और चौथा जो पार्ट है वो है योनिश्चित। योनिश्चित। पांचवा जो पार्ट है वो है अग्र।
हम एक-एक के बारे में पढ़ लेते हैं वैसे ही। ये जो है वसा में ऊतकों से बनी होती है, किससे? वसा में ऊतकों से मिलकर बनी होती है और इस पे जो है क्या इस पे जो है ये जघन बालों से की होती है। ठीक, तो ये हो गई। दूसरा है बृहद प्रकोष्ठ। तो बृहद प्रकोष्ठ एक मांसल फोल्ड होता है, एक मतलब कह सकते हैं कि जैसे ये एक मांसल फोल्ड, फोल्ड मतलब वलन जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये एक मांसल वलन होता है जो जघन शैल के नीचे तक फैला होता है और योनि द्वार जो है, ये जो द्वार है इसको घेरे रहता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा है लघु भगोष्ठ। लघु भगोष्ठ ऊतकों का एक जोड़ा वलन होता है जो ये हमारा बृहद भगोष्ठ है, इसके जस्ट नीचे ही पाया जाता है। और फिर है योनि का द्वार। तो योनि का द्वार, ये जो द्वार है बाहर जब खुलता है तो एक पतली सी झिल्ली से ढका रहता है, जिसको कहते हैं हम लोग योनिस कद कहते हैं। राइट, योनिस कद कहते हैं। और ये जो है ये ऐसा होता है कि जब पहली बार शारीरिक संबंध बनाया जाता है तब ये फट जाता है। लेकिन ये क्या है कि मतलब आज के आधुनिक अ, वातावरण में ये कभी-कभी मतलब कभी-कभी अचानक धक्के से लगना सा या अचानक गिरने से, ठीक है? या फिर घोड़े पर चढ़ने से, साइकिल चलाने से, खेल-कूद जैसी आदि जो है गतिविधियों में सक्रिय रहने से भी ये हट सकती है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब ऐसा कहा जाता है कि नहीं ये अ मतलब पहले जब बनता है संपर्क तभी फटता है, लेकिन ये पहले से भी फट सकता है। और नेक्स्ट है हग से। तो ये क्या है, एक छोटी-सी उँगली जैसी संरचना होती है जो मूत्र द्वार के जस्ट ऊपर, तो जो बृहद अ, प्रकोष्ठ के ऊपरी, जहाँ बृहद प्रकोष्ठ ऊपरी भाग पर मिलते हैं, उसी के पास जस्ट स्थित होती है बृहद, इसको कहते हैं भागसेप। तो ये मिल करके स्त्री जनन में मतलब बाह्य स्त्री जनन तंत्र का जो बाह्य जननेंद्रिय है उसका निर्माण करते हैं। ठीक। नेक्स्ट बात आती है हमारी स्तन ग्रंथियों की। तो तो स्तन ग्रंथियां हैं, ये मादा स्तनधार कार्यशील स्तन ग्रंथियां ही मादा स्तनधारियों का मतलब अभिलक्षण है। तो ये स्तन ग्रंथियां एक में होती हैं, एक बाएं और एक दाएं में। तो जिसमें इसमें जो होती है कुछ मिला जुला के मतलब कुछ लगभग लगभग 15 से 20 जो है स्तन पालियां होती हैं। कितनी होती हैं? 15 से 20 स्तन पालियां होती हैं। ठीक है। और इनमें जो है स्तनपालियों में जो है आप लोग देख रहे हैं छोटी छोटी ऐसे करके कुछ दिखाई दे रहा है, ऐसे ऐसे करके देखो यहाँ पे, इसमें छोटे छोटे जो है हाँ केशिका गुच्छ होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? कूपिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कूपिका कहते हैं। ठीक है। और कोशिकाओं की, कोशिकाओं से ये जो कुछ छोटी छोटी आपको दिख रही हैं बूंद बूंद जैसी, यहाँ पे ऐसे बहुत सारी दिख रही हैं। इन्हीं की कोशिकाओं से ही किसका निर्माण होता है? दूध का निर्माण होता है। ठीक है? इन्हीं की कोशिकाओं से दूध का निर्माण होता है। दूध का निर्माण होता है। और ये जो दूध स्रावी मतलब निकलता है, ये कोशिकाएं जो हैं छोटी छोटी जो आपको दिख रही हैं, इनके मतलब ऐसे करके अगर देखेंगे तो ऐसे कुछ होता है। तो यहाँ पे यहाँ की जो कोशिकाएं यही निर्माण करती हैं और फिर उस दूध को कहाँ पे, जो कोशिका की गुहा है में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसमें एकत्र होता है। फिर ये कोशिकाएं जो है स्तन नलिकाओं में खुलती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं छोटी छोटी नलिकाएं जो ऐसे ऐसे करके निकल रही हैं। ठीक है। और तो
नलिकाओं में खुलती हैं और प्रत्येक पाली की जो नलिकाएँ हैं, वो मिल करके जैसे प्रत्येक पाली इस पाली में देख रहे हैं आप लोग 3, 4, 5 ऐसे करके यहाँ से एक मेन निकल रही है, ये वाली, राइट? तो ये जो मेन वाली निकल रही है ये स्तनवाहिनी है और कई स्तनवाहिनी आप लोग देख रहे हैं, मिल करके एक मेजर डक्ट बनाई हुई हैं। मेजर मतलब मुख्य नली बनाई हुई हैं, ये और ये और ये, ठीक है? तो इनको हम लोग कहते हैं दुग्ध वाहिनी कहते हैं, ठीक है? और ये यही इन्हीं से द्वारा जो है हम लोग कहते हैं दुग्ध वाहिनी और इन्हीं के द्वारा जो है दुग्ध जो है बाहर की तरफ निकलता है, ठीक है? तो ये हो गया मतलब पूरा स्त्री जनन तंत्र और नर जनन तंत्र और का हमने पूरा अध्ययन किया। बाकी जो पार्ट बच रहा है उसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे।